चलिए अब हम अपनी पैथोलॉजी की यूनिट 5 इम्यूनिटी में आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 में हमें पढ़ना है बी सेल के बारे में। ठीक है, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है ये देखा था, और इन्नेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, और नेचुरल किलर सेल्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप देखकर इस लेक्चर में आइए। ठीक है, चलिए आज हमें पढ़ना है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एक होती है सेलुलर इम्यूनिटी। ठीक है, अब ह्यूमोरल इम्यूनिटी में बी सेल्स का रोल होता है, जबकि सेलुलर इम्यूनिटी में टी सेल्स का रोल होता है। ठीक है, चलिए और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में, मतलब बी सेल्स के बारे में। ठीक है, चलिए अब देखिए परसेंटेज कितना होता है बी सेल का, वो आपको पता होना चाहिए। वो होता है 20 to 30% ऑफ सर्कुलर लिम्फोसाइट। देखो आपकी बॉडी में 3 टाइप्स के लिम्फोसाइट होते हैं। एक होते बी सेल, एक होते टी सेल और एक होते नेचुरल किलर सेल। ठीक है, तो नेचुरल किलर सेल का परसेंटेज होता है लेस देन 10%, टी सेल्स का परसेंटेज होता है 60 to 70% और बी सेल का परसेंटेज होता है 20 to 30%। ये डाटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो बी सेल का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन कहां होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना, बी सेल का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन दोनों ही बोन मैरो में होते हैं। ठीक है, चलिए और देखो इसका बी सेल का नाम इस तरह से है ना कि बी सेल, तो बी का मतलब इसका जो मैच्योरेशन है वो बोन मैरो में हुआ है, तो इसलिए इसको बी उठाया है बोन मैरो का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो बी सेल्स आपकी बॉडी में कहां कहां होते हैं, बी सेल्स की लोकेशन क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए देखो बी सेल्स कहां कहां मिलते हैं, आपको लिम्फ नोड्स में मिलेंगे, स्प्लीन में मिलेंगे, जीआईटी में मिलेंगे और टॉन्सिल्स में। कहां कहां? लिम्फ नोड में, जीआईटी में, स्प्लीन में और टॉन्सिल्स में। ठीक है, तो 4 जगह आपको बी सेल्स मिलते हैं। अब देखो स्प्लीन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है रेड पल्प, एक पार्ट होता है व्हाइट पल्प। तो कौन से पल्प में मिलता है? तो ध्यान रखना बी सेल स्प्लीन के व्हाइट पल्प में मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि लिम्फ नोड्स में कहां मिलता है। तो देखो ये पूरा एक लिम्फ नोड है और लिम्फ नोड के 3 पार्ट होते हैं। सबसे बाहर वाला पार्ट मतलब आउटर पार्ट होता है कोर्टेक्स, मिडिल पार्ट होता है पैराकोर्टेक्स और इनर पार्ट होता है मेडुला। ठीक है, तो ध्यान रखना आपके कोर्टेक्स में बी सेल्स मिलता है, जबकि पैराकोर्टेक्स में टी सेल्स मिलते हैं, जबकि मेडुला में मिलता है मैक्रोफेज। ठीक है, ध्यान से लिम्फ नोड के 3 पार्ट है, सबसे बाहर वाला कोर्टेक्स, मिडिल वाला पैराकोर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। जो बाहर वाला है कोर्टेक्स उसमें मिलता है बी सेल, मिडिल वाले में मिलता है मतलब पैराकोर्टेक्स में मिलता है टी सेल, और सबसे अंदर वाले में मतलब मेडुला में मिलता है मैक्रोफेज। देखो इसको लर्न कैसे करोगे, देखो एम से मेडुला, एम से मैक्रोफेज, ये तो लर्न हो जाएगा। ठीक है, अब कोर्टेक्स सबसे बाहर है ना, ठीक है, बाहर मतलब देखो बाहर में भी बी आ रहा है और बी सेल में भी बी आ रहा है, तो इस तरह से ध्यान रखना। अब बचा मिडिल वाला, तो मिडिल वाले में ऑटोमेटिकली टी सेल आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जीआईटी में देख लेते हैं। ठीक है, जीआईटी में बी सेल कहां मिलते हैं वो देखते हैं। चलिए देखो जीआईटी की 4 लेयर होती है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप जीआईटी को देखोगे तो जो आउटर लेयर होती है वो होती है सिरोसा, सिरोसा के अंदर होती है मस्कुलैरिस लेयर, मस्कुलैरिस के अंदर होती है सबम्यूकोसा लेयर, और सबम्यूकोसा के अंदर होती है मस्कुलैरिस लेयर, और सबसे अंदर होता है ल्यूम। ये आपने नीट प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा था, मतलब क्लास 11-12 में पढ़ा था। ठीक है, तो देखो एलिमेंट्री कैनाल की 4 लेयर होती है। आउटर लेयर सिरोसा, सिरोसा के अंदर वाली मस्कुलैरिस,
मस्कुलरिस के अंदर वाली सबम्यूकोसा, और सबम्यूकोसा के अंदर होती है म्यूकोसा, और सबसे अंदर होता है ल्यूमेन। ठीक है, इतना आपको पता है। चलिए आगे चलते हैं। तो सवाल आता है कि बी सेल मिलता कहां है? ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो म्यूकोसल लेयर है सबसे अंदर वाली, ये म्यूकोसल लेयर, बी सेल यहां पर प्रेजेंट होता है। लेकिन यहां भी कुछ स्पेसिफिक लोकेशन होती है जो आपको पता होना चाहिए। देखो, जैसे इलियम होता है, इलियम का जो म्यूकोसल टिश्यू होता है, मतलब जो इलियम की म्यूकोसल लेयर होती है, वहां पर मेजरली प्रेजेंट होते हैं पेयर्स पैचेस। अब पेयर्स पैचेस कंटेन करते हैं माल्ट, मतलब म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अब देखो, माल्ट की फुल फॉर्म को सही से पढ़िए आप, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू, मतलब ये बी सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि बी सेल जीआईटी में कहां मिलते हैं, तो आप क्या कहोगे कि देखो, जीआईटी की 4 लेयर होती हैं, आउटर सिरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सबम्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। तो ये म्यूकोसा में मिलता है, म्यूकोसा में बी सेल मिलते हैं। अब म्यूकोसा में कहां? कुछ पेयर्स पैचेस होते हैं, पेयर्स पैचेस के अंदर होते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, तो वहां पर पाए जाते हैं आपके बी सेल। ठीक है, और ध्यान रखना, पेयर्स पैचेस मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं इलियम में। ठीक है, चलिए अब देखो, इसका एक एप्लीकेशन देख लो। जो एंटेरिक फीवर होता है वो किस ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है? आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा, ये होता है साल्मोनेला टाइफी के थ्रू। ठीक है, एंटेरिक फीवर। अब देखो, इसमें होता क्या है? इसमें हो जाता है अल्सर्स ऑफ पेयर्स पैचेस। ये जो पेयर्स पैचेस है ना, इनमें अल्सर्स हो जाता है। ठीक है, अब अगर इनमें अल्सर हो जाएगा तो मोर कॉमन लोकेशन जहां पर अल्सर प्रेजेंट होंगे वो होगी इलियम। समझ में आया? मतलब एंटेरिक फीवर जो कि कोज होता है साल्मोनेला टाइफी से, उसमें क्या होता है, पेयर्स पैचेस में अल्सर हो जाते हैं। अब पेयर्स पैचेस मैक्सिमम कहां लोकेटेड होते हैं? इलियम में। मतलब इलियम में अल्सर हो जाते हैं, या फिर ये कहें साल्मोनेला टाइफी सबसे ज्यादा अफेक्ट करता इलियम को। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अगर ये कहानी समझ नहीं आई तो इतना ध्यान रखो, जीआईटी में बी सेल माल्ट में, मतलब म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, हाँ वही बताना चाह रहे हैं कि लिम्फोसाइट बनते कैसे, बी सेल बनते कैसे। ठीक है, देखो, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन तो हम जब देखेंगे जब हम WBC चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो कि होते हैं CD34 पॉजिटिव। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन है, पूछा जाता है, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल CD34 पॉजिटिव होते हैं। अब ये आगे चलकर बनाते हैं लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल। लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल मतलब ये लिम्फोसाइट को बनाएंगे। ठीक है, अब लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल आगे चलकर लिम्फोसाइट को बनाते हैं। लिम्फोसाइट 3 टाइप्स के होते हैं, बी सेल, टी सेल, NK सेल। देखो, ILC क्या है? पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जो नेचुरल किलर सेल है उसको आप इनेट लिम्फोइड सेल्स भी कहते हो, है कि नहीं? चलिए अब देखो, लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल से बी सेल बनने में 3 मॉलिक्यूल हेल्प करते हैं जो आपको पता होना चाहिए, PAX5, E2A, EBF। ठीक है, चलिए, और टी सेल्स के बनने में नॉच जीन हेल्प करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो, परसेंटेज में बता चुका हूं, एक बार रिवीजन और कर लीजिए। बी सेल होता है 20 to 30%, टी सेल होता है 60 to 70%, जबकि नेचुरल किलर सेल होता है लेस देन 10%। चलिए अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बी सेल। ठीक, बी सेल का हमें स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, तो देखो, अगर ये बी सेल है तो इस बी सेल के पास 2 रिसेप्टर होते हैं, और वो रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं? IgM और IgD एंटीबॉडी। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, हमें तो MD डिग्री पाने के लिए PG का एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन बी सेल के पास MD डिग्री ऑलरेडी होती है। मतलब जो IgM एंटीबॉडी और IgD एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ये याद करने का तरीका है। ठीक है, ठीक है, तो बी सेल के रिसेप्टर कौन कौन से हैं? IgM एंड IgD। ठीक है, अब कुछ CD मार्कर भी होते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। वो क्या क्या है? देखो,
CD10, फिर CD19, फिर CD20, फिर CD21, फिर CD23, फिर CD40, ठीक है, फिर CD80, फिर CD86 और CD79A और CD79B, ठीक है। तो ये सारे रिसेप्टर होते हैं। अब इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। चलिए देखो, सॉरी, कुछ ना कुछ तो हुआ है। हाँ, ये हुआ है, ठीक है। जितना भी हमने यहां पर पढ़ा उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए देखो, बी सेल रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं? आईजीएम और आईजीडी एंटीबॉडी, ठीक है। आईजीएम और आईजीडी एंटीबॉडी, इसको याद कैसे करना कि बी सेल के पास ऑलरेडी एम्प्टी डिग्री होती है, ठीक है। चलिए अब सीडी मार्कर्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो सीडी मार्कर्स कौन कौन से होते हैं, ये वो होते हैं CD10, 19, 20, 21, 22, 23, 40, 80, 86, 79A, 79B, सारे याद होने चाहिए, ठीक है। इसको याद कैसे करोगे? देखो ऐसे याद कर सकते हो, 10 का डबल 20, तो 20 से पहले वाला और 20 से बाद वाला, फिर 20 का डबल 40, 40 का डबल 80 और 80 से पहले वाला और 80 से थोड़ा बहुत बाद में वाला, मतलब 10, 20, 40, 80, ऐसे थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है, वरना आपको रटना ही है, ठीक है। चलिए अब देखो, CD10 जो होता है उसको आप कहते हो कॉमन ALL एंटीजन, शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो काला, मतलब CD10 काला होता है, ठीक है। चलिए CD19 को आप कहते हो पैन बी सेल मार्कर। अच्छा, पैन बी सेल मार्कर का मतलब पता है आपको? नहीं पता तो ध्यान से सुनो, ठीक है। पैन बी सेल मार्कर का मतलब प्रेजेंट इन एवरी स्टेज ऑफ बी सेल, मतलब बी सेल की हर बी सेल की हर मैच्योरिंग स्टेज पर आपका CD19 रिसेप्टर प्रेजेंट होगा या CD19 मार्कर प्रेजेंट होगा। मतलब समझो, देखो जो बी सेल है वो अगर अभी बच्चा है, फिर एडल्ट होगा, फिर उसकी शादी होगी, फिर वो बाप बनेगा, फिर वो दादा बनेगा, तो हर स्टेज पर CD19 मार्कर प्रेजेंट होगा। लेकिन ये जितने भी सारे मार्कर हैं CD10, 20, 21, 22, 23, 40, 80, 86, 79A, 79B, ये कुछ स्टेज पर प्रेजेंट होंगे और कुछ स्टेज पर एब्सेंट होंगे, लेकिन CD19 हर स्टेज पर बी सेल की प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलिए अब CD21 देखो, CD21 रिसेप्टर फॉर एप्स्टीन बार वायरस। देखो आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा एप्स्टीन बार वायरस होता है। अभी एप्स्टीन बार वायरस जो है वो बी सेल को अफेक्ट करता है, बी सेल को पेनिट्रेट करता है, ये बी सेल को डिसफंक्शन करता है। अब वो बी सेल को डिसफंक्शन कैसे करता है? CD21 रिसेप्टर के थ्रू। मतलब आप ऐसा करें, ऐसा समझिए जो एप्स्टीन बार वायरस है वो बी सेल को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है? CD21 रिसेप्टर के थ्रू, ठीक है। चलिए, और CD79A भी सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। तो स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे आनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। देखो अब एप्स्टीन बार वायरस, ये वही बात हो गई कि ये अफेक्ट करता है बी सेल को, और किस रिसेप्टर के थ्रू? CD21 के थ्रू, ठीक है। अब देखो माइक्रोबायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा एप्स्टीन बार वायरस कोज, मतलब एप्स्टीन बार वायरस बहुत सारे कैंसर या डिसीजेस कोज करता है, तो वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो एप्स्टीन बार वायरस करता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, जो आपको पता होना चाहिए, होजकिन्स लिम्फोमा, नॉन होजकिन्स लिम्फोमा, बर्केट्स लिम्फोमा और नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा। और भी चीजें करता है, लेकिन एटलीस्ट आप इतनी तो ध्यान रखो, ठीक है। चलिए आगे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस स्लाइड को हम आने वाले लेक्चर में भी एक्सप्लेन करेंगे जहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिलहाल थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लो आप, ठीक है, ताकि आगे वाले लेक्चर में आसानी हो आपको, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन बी एंड टी सेल, देखो बी
और टी सेल एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। अब वो कैसे इंटरेक्शन करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। चलिए देखो, ये बी सेल है, ये टी सेल, ठीक है। अब देखो बी सेल के पास होता है CD80 और CD86 मॉलिक्यूल, हमने पीछे पढ़ा था। देखो ध्यान से देखो, बी सेल के मार्कर क्या आते हैं, CD80 और 86। कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। चलिए, और आप आगे जाकर पढ़ोगे, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में टी सेल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि CD28 CD मार्कर है टी सेल का, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, पहली चीज कि CD80 या CD86 CD मार्कर है बी सेल का, और CD28 CD मार्कर है टी सेल का, ये चीज पता होनी चाहिए। फिर CD40 या CD40 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है बी सेल पर। देखो हमने पीछे पढ़ा, CD मार्कर में जाओ, CD40, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो 80, 86 और 40 बी सेल पर प्रेजेंट है, ये हम पढ़ चुके हैं। उसी चीज को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जो CD40 लिगेंड है वो प्रेजेंट होता है टी सेल का। देखो इसको आप याद कैसे करोगे, बहुत सिंपल से ट्रिक है। देखो बी सेल को हम इस तरह से लिखते हैं और टी सेल को हम इस तरह से लिखते हैं। तो बी सेल को R बना सकते हैं, और T को अगर आप उल्टा कर दोगे तो इसको L बना सकते हैं ना। तो जो रिसेप्टर है वो बी सेल पर प्रेजेंट होता है, लाइगेंड है टी सेल पर प्रेजेंट होता है। इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक। चलिए, ठीक, चलिए अब देखो इनका इंटरेक्शन देखते हैं। देखो, और हाँ एक चीज हो, जो CD80 है आप उसको B7.1 भी कहते हो, और CD86 को B7.2 भी कहते हो, ठीक है। बस ये रटने वाली चीज। अब इंटरेक्शन देखते हैं। देखो अगर CD40 लाइगेंड से इंटरेक्शन करेगा, मतलब CD40 रिसेप्टर जो कि बी सेल पर मौजूद है, वो इंटरेक्शन करेगा CD40 लाइगेंड से जो कि टी सेल पर मौजूद है, तो यहां पर एक्टिवेशन होगा बी सेल का। अगर CD80 या CD86 इंटरेक्शन करेगा CD28 से, तो यहां पर एक्टिवेशन होगा टी सेल का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है तो बी सेल एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है तो टी सेल एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका यूज आने वाले लेक्चर्स में होगा, ठीक है। चलिए अब देखो, रोल ऑफ बी सेल आपको पता है। इमेच्योर बी सेल, मैच्योर बी सेल होता है, फिर प्लाज्मा सेल बनते हैं, प्लाज्मा सेल से बनते हैं इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोब्युलिन, और ये आपको एडेप्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं या एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो सिंपल सा रोल है बी सेल का कि इम्यूनोग्लोबुलिन बनाता है, ठीक है। तो उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ कमी लगी तो आप कमेंट में बताइए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।